अगेन फिर फर्दर हम लोग इस विजन पॉइंट्स पे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज फिर हम लोग दोबारा 12th एनसीईआरटी का जो लास्ट टाइम पे हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका ये सेकंड पार्ट है। और इसमें पिछले लेक्चर्स में कुछ रिगार्डिंग द मैक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस द पॉलन ग्रेन के रेफरेंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे। पहले हम लोग आज उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के रेफरेंस में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि I have the lots of experience in the coaching field in case of the biology in the so many different brand institute or in India as well as in the Nepal also. तो हम लोग डिस्कस करना है बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट और द फ्लावरिंग प्लांट। इस एंजियोस्पर्म प्लांट में जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं उनके अंदर होता है गैमीट फॉर्मेशन एज वेल एज गैमीट ट्रांसफर। तो यहाँ पे जो गैमीट फॉर्मेशन है उस गैमीट फॉर्मेशन में हम लोगों ने जो पहले बात की बेसिकली वो बात की थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की और माइक्रोगैमिटोजेनेसिस की। माइक्रोगैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट डायरेक्टली फ्रॉम जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल इज पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, और वो जो जनरेटिव सेल है वो जनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होती है पॉलन ग्रेन के अंदर। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन। वो जो टू सेल्ड स्टेज हैं लगभग मोर देन 60% प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर वो टू सेल्ड स्टेज विच गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन एंड व्हेन इट इज ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा pollen grain germinate and where the from generative cell the two male gamete will develop। ये तो बात हुई इस मेल गैमीट के रेफरेंस में। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मेयोसिस व्हिच इज टेक्स प्लेस इन एंथर। तो अभी हम लोगों को डिस्कस करना है रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन एंड नेक्स्ट अनदर वन टॉपिक दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो पहले बात करते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, वायबिलिटीज क्या है और प्रिजर्वेशन इसका कैसे होता है। ये जो कई सारे पॉलन ग्रेन होते हैं बेसिकली ये पॉलन ग्रेन कभी कभी एलर्जी कॉज करते हैं। जैसे कभी कभी किसी लोगों को स्किन से प्रॉब्लम्स होती है, स्किन एलर्जी हो जाती है, वो एक स्पेसिफिक एरिया में पहुंचते हैं तो उनकी स्किन ब्लैक, और एक स्पेसिफिक एरिया में फिर अपने नॉर्मल बर्थ प्लेस पे पहुंचते हैं तो नॉर्मल स्किन हो जाती है, विच इज़ जस्ट ड्यू टू द एलर्जी ऑफ पॉलन ग्रेन। ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं कभी कभी ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या कहना चाहिए कि ये ब्रोंकाइटिस और अस्थमा भी क्रिएट करते हैं। अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और कई सारी डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जी कॉज करते हैं ये पॉलन ग्रेन। ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं बेसिकली इनमें कुछ स्पेसिफिक प्लांट हैं जैसे पार्थेनियम। एक प्लांट है जिसको हम लोग कैरेट ग्रास बोलते हैं, उसका नाम है पार्थेनियम हिस्टोरिक, दैट इज ए पार्थेनियम हिस्टोफोरस। ये पार्थेनियम हिस्टोफोरस बेसिकली एक कंटेमिनेटेड वीड है। बेसिकली ये जब हमारे इंडिया में पहले राइस नहीं होता था तो फॉरेन कंट्री से राइस होता था, वीट नहीं होता था, तो फॉरेन कंट्री से हम लोगों ने वीट को एक्सपोर्ट किया, बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट हुआ, और जब यहाँ पे वीट पहुँचा तो अल्टीमेटली उसके साथ ये पार्थेनियम हिस्टोफोरस ये यहाँ पे पहुँच गया, और आज की डेट में ये पूरे इंडिया में एज ए वीड ग्रो करता है। ये कंटेमिनेटेड है, वीड है, और इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं विच कॉजेज ए एलर्जी, एंड दिस पार्थेनियम हिस्टोफोरस विच इज ए यूबिक्विटस इन नेचर, मींस हर जगह इंडिया में मिलती है, एंड विच कॉजेज ए पॉलन एलर्जी। इनके अलावा भी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एमरेंथस एंड चौलाई। एमरेंथस उसको हिंदी में बोलते हैं चौलाई। ये एमरेंथस कॉर्डेटस, एमरेंथस एक और प्लांट है जिसका नाम है चिनोपोडियम, जिसको हम लोग बोलते हैं बथुआ। इनके भी पॉलन ग्रेन कभी कभी एलर्जी कॉज करते हैं। तो दीज पॉलन ग्रेन विच कैन कॉजेज द सेवियर डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एज वेल एज हे फीवर ऑल्सो। तो जो हे फीवर है विच इज ऑल्सो टाइप ऑफ ए एलर्जिक रिएक्शन विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलन ग्रेन इन एयर। एयर के अंदर जो डिफरेंट काइंड के पॉलन ग्रेन है उनमें से कुछ पॉलन ग्रेन हे फीवर भी क्रिएट करते हैं या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या ब्रोंकियल एफ्लिक्शन क्रिएट करते हैं बेसिकली। तो ये तो बात हुई इसकी कुछ हार्मफुल एस्पेक्ट रिगार्डिंग द पॉलन ग्रेन। इसके बाद हम लोगों को जो बात करनी है वो बेसिकली ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये पॉलन ग्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ हैं। इंडिया में तो हम लोगों के यहाँ ईजिली हनी और शुगर ये सब चीज़ें बहुत ईजिली गुड़ वगैरह अवेलेबल होता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में वो लोग जो लोग थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है विच इज़ रिच इन द न्यूट्रिएंट्स, ये बेसिकली न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। इसके टैबलेट्स और सिरप मिलते हैं मार्केट में, इनके टैबलेट्स मिलते हैं और सिरप्स मिलते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन प्रोडक्ट आर अवेलेबल एंड विच इज़ यूज्ड बाय द एथलीट्स एंड कहना चाहिए हॉर्स रेसेस। जो रेसेस हॉर्स होते हैं, जो लोग हॉर्स दौड़ते हैं बेसिकली रेस वगैरह में, तो वहाँ पे जो हॉर्स रेसेस हैं या एथलीट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए वो लोग
क्या करते हैं, बी पॉलेंस के जो टैबलेट्स और सिरप होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए वो लोग यूज करते हैं। तो कह सकते हैं द पॉलन ग्रेन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट्स एंड हॉर्स रेसेस। ये बेसिकली जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, इनके अंदर बेसिकली ये न्यूट्रिएंट रिच होने के अलावा इनको हम लोग यूज करते हैं फूड सप्लीमेंट की तरह। जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ द पॉलन प्रोडक्ट्स यूज होते हैं एज ए टैबलेट्स और सिरप। ये पॉलन कंजम्पशन विच हैव बीन क्लेम्ड, ये क्लेम करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट्स एंड रेसेस हॉर्स। ये तो बात हुई इसके यूजफुल, और उससे पहले हमने बात की पॉलन ग्रेन के हार्मफुल एस्पेक्ट के रेफरेंस में। एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब होता है बेसिकली, वायबिलिटी का मतलब है बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं एबिलिटी टू सर्वाइव। मतलब जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा और जब वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचेगा तो कितनी देर के अंदर या कितनी देर तक वो उस स्टिग्मा के ऊपर सर्वाइव करता है, एबिलिटी टू सर्वाइव, दैट इज अ वायबिलिटी। ये जो वायबिलिटी पीरियड होता है, ये वायबिलिटी पीरियड बेसिकली इफेक्ट हो सकता है ह्यूमिडिटी की वजह से या टेम्परेचर की वजह से। तो वायबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू सर्वाइव। किसकी सर्वाइवल की बात हो रही है, पॉलन ग्रेन की। ये जो पॉलन ग्रेन है ये बेसिकली टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी की वजह से ये बेसिकली इनकी जो वायबिलिटी पीरियड है वो इफेक्टेड हो सकता है। ये जो बेसिकली आपके पॉलन ग्रेन है, इनके पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी पीरियड हर किसी प्लांट के अंदर अलग अलग होती है। जैसे प्लांट हैं सीरियल्स, जितने भी आपके अनाज वगैरह होते हैं जैसे राइस, व्हीट, मेज, इन सब के अंदर पॉलन ग्रेन विच लूज देयर वायबिलिटी विद इन द 30 मिनट ऑफ देयर रिलीज। जब ये बेसिकली इन प्लांट के अंदर ये रिलीज होते हैं तो इनकी वायबिलिटी मैक्सिमम 30 मिनट की होती है। आफ्टर 30 मिनट दे डिस्ट्रॉयड, ये बेसिकली खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और ये फर्दर इनकी वायबिलिटी पीरियड लूज हो जाती है। तो दे लूज देयर वायबिलिटी पीरियड विद इन द 30 मिनट फॉर देयर रिलीज। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है यहाँ। दूसरा क्वेश्चन एक और कि यहाँ पे कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जैसे रोजेसी, सोलोनेसी, लेग्यूमिनोसी, इन सब फैमिली के अंदर जो पॉलन ग्रेन है उनकी वायबिलिटी पीरियड अप टू 1 मंथ होती है। कितने महीने तक, 1 महीने तक इनकी वायबिलिटी पीरियड होती है। अगर इनके अंदर 1 महीने तक वो पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और 1 महीने वहाँ स्टिग्मा पे पड़े रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनके अंदर वो वायबिलिटी पीरियड होगी तो अल्टीमेटली वो जर्मिनेट कर सकेंगे, मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो सकेगा। तो ये है वायबिलिटी पीरियड ऑफ द पॉलन ग्रेन। दूसरी एक इंपॉर्टेंट और बात करनी है कि ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं, कभी कभी कुछ पॉलन ग्रेन होते हैं जिनको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर वो प्रिजर्वेशन लो टेम्परेचर पे होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इफ दिस प्रिजर्वेशन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और ये क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन विच इज टेक्स प्लेस एट -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर अगर -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर हम इसको रखें तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन होगा, जिसको कई साल तक हम रख सकते हैं। और जब आपको क्रॉप ब्रीडिंग्स प्रोग्राम्स में यूज करना हो तो आप इस पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब यू कैन से कि दीज आर यूज्ड एज ए पॉलन बैंक ऑल्सो। जैसे सीड बैंक्स होते हैं ऐसे पॉलन बैंक भी होते हैं, वेयर दीज पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड एट द -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन। दूसरा, उस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन में पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हार्मफुल एस्पेक्ट और फिर बेनिफिशियल एस्पेक्ट। तो बेनिफिशियल एस्पेक्ट में हम लोगों ने बात की कि ये जो पॉलन ग्रेन इनको टैबलेट्स और सिरप की तरह भी यूज करते हैं और इनको बेसिकली एथलीट्स की और रेसेस हॉर्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए भी लोग यूज करते हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो वायबिलिटी पीरियड होता है, एबिलिटी टू सर्वाइव होता है, ये हर प्लांट के अंदर वेरी करता है। किसी के अंदर आधे घंटे का भी होता है जैसे सीरियल्स, और किसी के अंदर ये 1 मंथ तक का भी हो सकता है जैसे कि रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनोसी, सोलोनेसी, इन सब के केस में। दूसरी चीज़ की जो पॉलन ग्रेन होते हैं, इन पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं फॉर कहना चाहिए एज ए पॉलन बैंक। तो इसको हम लोग जब भी क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इनको यूज करना हो तो हम उस जगह पर ये पॉलन ग्रेन यूज करते हैं। अब जो बात करनी है, ये बात बेसिकली जो हम लोगों को टर्म यूज करना है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है नॉलेज पॉइंट्स। नॉलेज पॉइंट्स का मतलब है दीज आर द मोर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द नीट पॉइंट। नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज पॉइंट्स और दीज वर्ड्स कैन बी मोर इंपॉर्टेंट। एक वर्ड है जहाँ लिखा हुआ है जीनिया। जीनिया को डिस्क्राइब किया था फॉक ने, एक साइंटिस्ट हैं फॉक, हु डिस्कवर्ड द जीनिया इन जियामेज। ही एक्सप्लेन द जीनिया द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ग्रेन ऑन visibility on endosperm that is known as genia. That is the effect of foreign pollen grain
ऑन एंडोस्पर्म दैट इज नोन एज जीनिया। ये तो जिया मेज है जिसको हम लोग इन जनरल मेज बोलते हैं, मक्का बोलते हैं। उस मक्के के अंदर नॉर्मली जो दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उस पर्टिकुलर ग्रेन के अंदर पूरा का पूरा जो आप ग्रेन देखते हो वो बेसिकली इस कलर के वाइट कलर में होते हैं। ये जो व्हाइट कलर का एंडोस्पर्म है विच इज चेंज इनटू द येलो कलर दैट इज ड्यू टू जीनिया। तो यहाँ जीनिया की डेफिनेशन होगी इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म दैट इज नोन एज जीनिया एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय फॉक। तो जीनिया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ए जिया मेज के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटाजीनिया। जो मेटाजीनिया होता है इसको साइंटिस्ट हैं स्विंगिल जिन्होंने इसको फिनिक्स टेक्टाइल एरिया के अंदर डिस्क्राइब किया और ये भी मेटाजीनिया है। बेसिकली ये मेटाजीनिया हमारे केस में इस रिसिनस कम्युनिस के अंदर जो ये सीड देख रहे हैं, इस रिसिनस कम्युनिस के अंदर ये देखने को मिलता है। इसको हम लोग कैस्टर सीड्स बोलते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो सेम एज इट इज है, इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ग्रेन ऑन विजिबल टिश्यू आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक दैट इज ऑन द सीड कोट, that is on the seed coat. The effect of foreign pollen grain on tissue outside the embryo sac that is on the seed coat known as metaxenia. इस पर्टिकुलर मेटाजीनिया के अंदर जो भी सीड कोट होगा उसके ऊपर डिफरेंट कलर ऑफ पैच, कलर स्पॉट देखने को मिलते हैं विच इज ड्यू टू द मेटाजीनिया। तो मेटाजीनिया हैज बीन सीन इन द कैस्टर एंड द जीनिया हैज बीन सीन इन जिया मेज, जहाँ पे व्हाइट कलर के जो सीड्स होंगे या व्हाइट कलर का जो एंडोस्पर्म होगा विच चेंज इनटू द yellow color of endosperm. This is Genia and Metaxenia. And the last important point that is a Nemack phenomena. एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है नेमैक एंड ही एक्सप्लेन द नेमैक फिनोमेना इन हियासिंथस ओरिएंटलिस। एक प्लांट है जिसका नाम है हियासिंथस ओरिएंटलिस। उस प्लांट के अंदर नेमैक ने ये फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, दैट इज नेमैक फिनोमेना। अगर हम इस नेमैक फिनोमेना की बात करें तो जैसे कि अभी हम लोगों ने बोला था कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये 2 सेल्ड स्टेज होता है। अगर ये पॉलन ग्रेन है, ये 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन होगा तो ये 2 सेल्ड स्टेज में एक होगी जनरेटिव सेल और एक होगी वेजिटेटिव सेल। V फॉर वेजिटेटिव एंड G फॉर जनरेटिव सेल। ये जो जनरेटिव सेल्स है, ये वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स क्या करती है, डीजनरेट कर जाएगी, दैट इज ए डीजनरेट। ये जो है ये डीजनरेट कर जाएगी और वेजिटेटिव सेल्स के अंदर 3 टाइम्स माइटोसिस होती है। कितनी बार? 3 टाइम्स। और जब यहाँ पे 3 टाइम्स माइटोसिस होगी तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देंगे। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉलन एम्ब्रियो सैक। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पॉलन एम्ब्रियो सैक। दिस इज कॉल्ड पॉलन एम्ब्रियो सैक। ये जो बना हुआ है ये एक कहना चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है विच इज अ पॉलन एम्ब्रियो सैक। तो ये जो निमैक साइंटिस्ट हैं, निमैक साइंटिस्ट के नाम पे इसका फिनोमेना का नाम पड़ गया निमैक फिनोमेना। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द निमैक दीज जेनेटिव सेल्स डिजेनरेट एंड द वेजिटेटिव सेल्स डिवाइडेड 3 टाइम्स एंड टू फॉर्म ए 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द पॉलन एम्ब्रियो सैक। सो निमैक फिनोमेना it is a abnormal condition where the 2 cells, that is a vegetative and generative cells are present, and the generative cells is degenerate and the vegetative cells divided 3 times mitotically and to form a 7 celled 8 nucleated embryo sac like structure which is originate from the pollen grain. That's why it is called pollen embryo sac. So this is a complete निमैक फिनोमेना। तो आपको यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट नॉलेज पॉइंट में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज निमैक फिनोमेना विच वाज डिस्कवर्ड बाय द निमैक इन हियासिंथस ओरिएंटलिस एंड द लास्ट वन दैट इज अ मेटाजीनिया विच वाज डिस्कवर्ड बाय द स्विंगिल इन फिनिक्स टेक्टाइल एरिया। इट इज ऑल्सो हैज बीन सीन इन रिसिनस कम्युनिस। ये रिसिनस कम्युनिस के अंदर भी देखने को मिलता है। और होते क्या है, सीड कोट के ऊपर जब डिफरेंट कलर के पैच दिखाई देते हैं तो उसको बोलते हैं मेटाजीनिया। And the last one that is a zinnia, effect of foreign pollen grain on endosperm, जिसकी वजह से उसके वाइट कलर का एंडोस्पर्म येलो कलर में चेंज होता है, उसको बोलते हैं जिनिया। ये 3 डिफरेंट नॉलेज पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए फॉर द इम्पोर्टेंट ऑफ नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टुडे आई विल डिस्कस दैट इज ए मेगास्पोरोजेनेसिस। ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस है इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस का लिटरल मीनिंग होता है उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ये जो मेगास्पोरेंजियम है, यहाँ मेगास्पोरेंजियम को हम लोग कह सकते हैं इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम नोन एज ओव्यूल।
और इस पर्टिकुलर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं गायनोशियम। ये जो गायनोशियम होगा, इस गायनोशियम की जो यूनिट होती है, इस गायनोशियम की यूनिट को बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। ये जो पिस्टिल होते हैं किसी भी पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर, या तो इनके नंबर एक हो सकते हैं या कई सारे हो सकते हैं। इनके नंबर वेरी कर सकते हैं। अगर एक है मोनोकार्पलरी, दो हैं बाइकार्पलरी, तीन हैं ट्राइकार्पलरी, कई सारे हैं पॉलीकार्पलरी भी बोलते हैं। ये जो पिस्टिल्स होते हैं या तो ये पिस्टिल फ्यूज्ड होते हैं या फिर ये फ्री होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक फ्लोरल डायग्राम की, अगर फ्लोरल फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे जी को अगर हमने यहाँ ऐसे लिख दिया G2, तो G2 का मतलब है बायकार्पलरी एपोकार्पस, क्योंकि पिस्टिल कैसे हैं? फ्री। और अगर हमने यहाँ पे G लिख दिया ब्रैकेट में, अगर हम यहाँ G लिख दें, अगर हम यहाँ G लिख दें 2 और यहाँ ऐसे अंडरलाइन कर दें तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस ओवरी, ओवरी सुपीरियर एंड द बायकार्पलरी, एंड ब्रैकेट नहीं लगा, इट मीन्स फ्री पिस्टिल है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा दें लाइक दिस, तो ये हो जाएगा सिनकार्पस, पिस्टिल क्या हो जाएंगे, कार्पल क्या हो जाएंगे, फ्यूज, दैट इज कॉल्ड द सिनकार्पस एंड ओवरी सुपीरियर बायकार्पलरी। तो ये तो बात हुई कुछ टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग द गायनोशियम। ये जो गायनोशियम है जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, इस गायनोशियम की जो मेन यूनिट है उसको बोलते हैं पिस्टिल और कार्पेल, एंड दिस पिस्टिल आर डिफरेंशिएटेड इनटू द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर जो स्पेस है, बेसिकली ये जो बात हो रही है इस कवरिंग की, इसको बोलते हैं ओवरी वॉल, जो आगे चल के आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट वॉल में। और ये जो बेसिकली ओव्यूल है, ये ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। तो ये सीड कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द ओवरी वॉल, इनसाइड द फ्रूट वॉल प्रेजेंट होता है। इसलिए इस प्लांट को हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियो मीन्स कवर्ड और स्पर्म मीन्स सीड। ये जो ओव्यूल है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में बदलेंगे, और यहाँ पे जो चैम्बर दिखाई दे रहा है, स्पेस जो दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं लॉक्यूल, दैट इज कॉल्ड ए चैम्बर। और जहां पे ये ओव्यूल अटैच होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो ये क्या हो गया? दिस इज ए प्लेसेंटा एंड दिस इज द लॉक्यूल। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि गायनोशियम जो होता है, गायनोशियम बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसकी यूनिट को पिस्टिल बोलते हैं, विच में भी द सिंगल और विच में भी द सेवरल, विच में भी द मोनोकार्पलरी, बायकार्पलरी और पॉलीकार्पलरी। ये जो पिस्टिल है, ये पिस्टिल अगर फ्यूज होंगे तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस, और ब्रैकेट से नंबर्स को कवर कर देते हैं। ये नंबर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कार्पेल, ये कितने कार्पेल्स हैं, दैट इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्पेल। यहाँ आपने लिखा है 2, दैट इज बायकार्पलरी। अगर यहाँ लिख दे नंबर 3, दैट इज ए ट्राइकार्पलरी। लेकिन अगर ये फ्यूज की जगह फ्री होंगे तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और इसको लिखेंगे G2, और जो अंडरलाइन कर रखे हैं इस कंडीशन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, दैट इज हाइपोगाइनस ओवरी, हाइपोगाइनस ओवरी। बाकी ये कई सारी इसमें टर्मिनोलॉजी है फ्लावर में, वो हम लोग 11th में जब मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे, फ्लावर डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे फिर फर्दर एक बार इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर मेन पिस्टिल विच इज कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो ओवरी है बेसिकली, ये ओवरी आगे चल के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और हम लोगों को यहाँ डिस्कस करना है मेगास्पोरोजेनेसिस। ये जो मेगास्पोरेंजियम है, इस मेगास्पोरेंजियम को अगर डिफाइन करें तो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल बोलते हैं। अगर वो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। और ये ओव्यूल अगर कई सारे हैं, या यहाँ पे एक और वर्ड यूज करते हैं मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल। ये ओव्यूल बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लेसेंटा पे एराइज करते हैं। ये बेसिकली क्या हो सकते हैं? इनके नंबर्स ओव्यूल के एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वो एक हैं तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं जैसे वीट, पैडी और मैंगो, इनके अंदर एक एक सीड होता है केवल। वीट के अंदर, मैंगो के अंदर नॉर्मली सिंगल सीडेड प्लांट होते हैं, इसलिए ये कैसे कहलाते हैं? ओवरी। ये यहाँ के नीचे ओव्यूल जो है वो सिंगल ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे ओवरी के अंदर। जबकि कई सारे ऐसे प्लांट भी होते हैं जैसे वाटरमेलन, वाटरमेलन के अंदर कई सारे ब्लैक सीड्स होते हैं। पपाया के अंदर कई सारे छोटे छोटे ब्लैक सीड्स होते हैं। ऑल दीज आर द कंसिडर्ड एज द सेवरल ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। तो ये तो बात हुई इस ओव्यूल के रेफरेंस में। हमें यहाँ बात करनी है इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के रेफरेंस में। तो जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है वो सब कंप्लीटली जो कवरिंग है बेसिकली, ये जो आप कवरिंग देख रहे हो, ये कवरिंग
और ये कवरिंग, ये दोनों ही कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं। जो पूरे ओव्यूल को कवर करके रखती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं। और ये जो इंटेगुमेंट है विच में भी आउटर और विच में भी इनर इंटेगुमेंट, ये बेसिकली इंटेगुमेंट किसी किसी प्लांट के अंदर एक हो सकते हैं, यूनिटैगमिक हो सकता है, बाईटैगमिक हो सकते हैं, या फिर ये एटैगमिक ओव्यूल भी हो सकते हैं। एटैगमिक ओव्यूल का मतलब होता है विदाउट इंटेगुमेंट, और यूनिटैगमिक का मतलब होता है सिंगल इंटेगुमेंट। जबकि एक से ज़्यादा ओव्यूल जो होंगे उस कंडीशन में, मतलब बाईटैगमिक कंडीशन भी इन प्लांट में देखने को मिलती है, जो आगे अभी डिस्कस करेंगे। ये तो बात हुई इस कवरिंग की, जो इस पर्टिकुलर ओव्यूल को चारों तरफ से कवर करता है। लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट को छोड़ के जहाँ पे ये इंटेगुमेंट इसको कवर नहीं करता, वहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, एंड विच हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ये जो पॉलन ट्यूब यहाँ से एंट्री करेगी बेसिकली, क्योंकि जब मेल गैमीट बेसिकली यहाँ जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगी और यहाँ पे मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो मेल गैमीट तभी यहाँ अंदर एंटर करेगा जब पॉलन ट्यूब इस पर्टिकुलर माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर एंट्री करेगी। तो ये हो गया माइक्रोपाइल। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं, इस माइक्रोपाइल के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जो एंड होता है उसको बोलते हैं चलाजा एंड, या उसको बोलते हैं कई लोग चलाजल एंड। इस पूरे चलाजल एंड और माइक्रोपाइल के एंड के बीच में यहाँ पे पूरा का पूरा आर्कीस्पोरियल सेल्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो आर्कीस्पोरियल सेल होती हैं, ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होती हैं, इनको हम लोग आगे शायद आई थिंक डिस्कस किया हुआ है। ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होंगी, ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होंगी, ये आर्कीस्पोरियल सेल्स विच इज ट्रांसवर्सली डिवाइड, और जब ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करती हैं तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप की सेल्स बनती हैं। एक वो जिसको बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल लेयर, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और एक बनती है जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो प्राइमरी पैराइटल लेयर है अल्टीमेटली आगे चल के ये क्या बनाती है, न्यूसेलस का फॉर्मेशन करती है। ये जो न्यूसेलस होता है ये न्यूट्रिटिव पार्ट है, इसको हम लोग कह सकते हैं दीज आर द न्यूसेलस। ये किसी किसी ओव्यूल के अंदर होता है और किसी किसी ओव्यूल के अंदर नहीं भी होता है। जिस ओव्यूल के अंदर ये प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्रेसी न्यूसिलेट्स ओव्यूल, जिनके अंदर ये एब्सेंट होता है, लेस डेवलप्ड होता है, उसको बोलते हैं टीनी न्यूसिलेट्स ओव्यूल। फर्दर एक स्लाइड्स में आगे हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे। वो पर्टिकुलर पार्ट जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू या प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, ये आगे चल के पहले तो ये सेकेंडरी स्पोरोजेनस टिश्यू में चेंज होगा, सेकेंडरी स्पोरोजेनस टिश्यू में चेंज होगा, और उसके बाद the few sporogenous cells are act as a मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, जिसके अंदर मियोसिस होगी और क्या बन जाएगा, मेगास्पोर। ये मियोसिस होगी और क्या बन जाएगा, मेगास्पोर बन जाएगा। ये मेगास्पोर 4 होंगे, इसलिए यहां लिखते हैं मेगास्पोर टेट्रेट। बाकी इसकी कहानी आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ ये बात की कि ये जो ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इंटेगुमेंट की, अंदर की तरफ होता है बेसिकली न्यूसेलस, और इस न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, जिनके अंदर फ्यू स्पोरोजेनस टिश्यू विच आर एक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल जो मियोटिकली डिवाइड करेगी और मेगास्पोर टेट्रेट को फॉर्म करेगी, तो यहीं पे हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ये जो बेसिकली जहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होती है उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इस माइक्रोपाइल की जो अपोजिट रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं चलाजल एंड। इस चलाजल एंड की तरफ और इस माइक्रोपाइल की एंड की तरफ ये जो अंदर की तरफ जो सेंट्रल सेल्स प्रेजेंट हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, और जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, दिस इज कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक, और इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक को हम लोग डिटेल में अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो 1 बाय 1 ये जो स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ओव्यूल का, इसको एक एक करके डिटेल में स्टडी करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से डिस्कस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट। ये जो इंटेगुमेंट है, इस इंटेगुमेंट की अगर बात करें तो ये इंटेगुमेंट आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, एंड दिस लीव्स द ओपनिंग एट द
टॉप ऑफ द ओव्यूल, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल्स बेसिकली प्रेजेंट होगा जहां पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होगी, और ये इंटेगुमेंट पूरे की पूरी पेनिकाइमेटस टिश्यू को, न्यूक्लियस को क्या कर लेती है, चारों तरफ से कवर कर लेती है। तो ये जो ओव्यूल्स होते हैं, इन ओव्यूल के अंदर, ये ओव्यूल कह सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि इस इंटेगुमेंट के अंदर अगर एक इंटेगुमेंट है तो क्या करेंगे, यूनिटेगमिक, दो इंटेगुमेंट है बाइटेगमिक, एब्सेंट है तो इसे एटैगमिक ओव्यूल बोलते हैं। तो यूनिटेगमिक ओव्यूल जो होते हैं वो बेसिकली गैमोपेटलस मेंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गैमोपेटली मेंबर का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर प्लांट जिनके अंदर पेटल्स फ्यूज हों। जैसे अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ लिख सकते हैं C5 ब्रैकेट में, दैट इज गैमोपेटली मेंबर। ये गैमोपेटली मेंबर्स के अंदर कुछ फैमिलीज होंगी जिनके अंदर ये यूनिटेगमिक कंडीशन देखने को मिलेगी। लेकिन जो पॉलीपेटलस मेंबर होंगे, ये पर्टिकुलर पॉलीपेटलस मेंबर होंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं होगा, ये नॉर्मली यहाँ पे पेटल्स फ्री होंगे, तो उस पेटिकल फ्री के अंदर पॉलीपेटलस मेंबर के अंदर ओव्यूल कैसे होंगे, बाइटेगमिक ओव्यूल होते हैं। लेकिन जो प्लांट हैं जैसे लॉरेंथस, विस्कम, सेंटेलम, ऑल दीज दोज प्लांट वेयर द इंटेगमेंट आर नॉट प्रेजेंट, where the integuments are not present, that is called the ategmic ovule। तो ये ategmic ovules कहलाते हैं जो हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। ये जो है इसमें क्वेश्चंस आपका बनता है, in which following ovule which is ategmic in nature, यहाँ तक हम लोगों को पता होना चाहिए। सो आज के जो लेक्चर्स में हम लोगों के बिकॉज टाइम ड्यूरेशन की लिमिटेशन की वजह से हम लोग इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर 3 में इसे डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द पार्ट। और आज के लेक्चर्स में जो भी आपकी कोई क्वेरीज हो रिगार्डिंग द पॉलिन गेन और रिगार्डिंग द मेगास्पोरोजेनेसिस, तो आप लोग इस पर्टिकुलर नंबर्स पे और इस वेबसाइट पे आप लोग सर्च करके या आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।